बोलियों को जीवंत यहाँ पे चित्रित किया गया है। मुख्य कहानी है, इस जो कहानी संग्रह है उसकी जो मुख्य कहानी है घड़ासा गुरु की शपथ, जिसमें बिना किसी लाग लपेट के पात्रों को इस तरह से रखा गया है कि पात्र जीवन की सच्चाई को खुद ब खुद बता देते हैं। कोतवाल जो राम लखन सिंह है, चौधरी साहब अलग रुतबे में है, लेकिन इसी के बीच में एक टेलर मास्टर आते हैं जो मानवीय संवेदना को आगे बढ़ाते हैं। इसी ताने बाने के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहेगी। अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर वीरेंद्र ओझा जी से। डॉक्टर वीरेंद्र ओझा जी से मेरा निवेदन होगा, अगर आपकी उपस्थिति यहाँ पर है तो प्लीज़ आएंगे आप और डॉक्टर कुंदन यादव जी को यहाँ सम्मान करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र ओझा जी, निवेदन और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। बहुत मुश्किल से इतनी अच्छी सभा हमें मिलती है, विचारों का ऐसा प्रवाह मिलता है, इतना ज्ञान। जैसे जब प्रोफेसर रामदेव शुक्ल कह रहे थे तो मुझे लग रहा था इतनी चीज़ें उनके पास बताने को, लेकिन समय की बंदिशें थी कि हम बहुत नहीं सुन पाए। सर, सम्मान है आपका। डॉक्टर कुंदन यादव जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बनारस की मीठी खुशबू, बनारस की लोक भाषा, बनारस की लोक नीति और बनारस की लोक कला सबको समाहित करते इनकी रचनाएं हमारे सामने आती हैं। मैं अगला निवेदन करती हूँ डॉक्टर स्वीटी सिन्हा जी से। डॉक्टर स्वीटी सिन्हा जी से मेरा निवेदन होगा, श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी को यहाँ पर आप सम्मान की भावनाएं संप्रेषित करेंगी। छाप अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा को सहेजने की एक बेहद ईमानदार कोशिशों के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप, लगातार अलग अलग सत्र में अलग अलग विषय जो हमारे हृदय को छू रहे हैं। बहुत आभार। और अब बिना देर किए श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज जी से मेरा निवेदन, इस सत्र को कृपया आगे बढ़ाएंगे। आप अभी कई लोग मिले, उन्होंने कहा हमने किताब पढ़ रखी है, और इस किताब की खासियत जो हमारा विषय है बनारस में रस, तो जो बनारस का रस है वो इस किताब में आपको मिलेगा। अक्सर हमने देखा है कि बनारस के बारे में बात करते हुए लोग एक खास किस्म के दिव्यता से, दैवीयता से भर जाते हैं। ये किताब उस बनारस के बारे में बात नहीं करती। ये किताब बनारस को किसी यात्री की तरह नहीं देखती। ये बनारस की निहायत वहाँ रहने वाले एक रहनिहार की, एक निवासी की कहानी की अपनी तरफ से गवाही है और वहाँ के चरित्रों के बारे में है। एक दिनेश कुशवाहा जी की 4 लाइनें हैं कि अड़भंगी न होते इसके किरदार तो औरों की तरह कब का पत्थर हो गया होता बनारस। तो ये पत्थर न होने वाले बनारस की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ मंदिरों के आसपास नहीं है, जिस चीज़ के लिए हम बनारस को आमतौर पे जानते हैं, राण साड़ सीढ़ी सन्यासी जैसे जो हमारे मुहावरे चलते हैं, ये उस बनारस की बात नहीं करता। कई बार इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये बनारस कोई गांव है, लेकिन काशी महाजनपद तो प्राचीन काल से है। इसके बावजूद जो ये कहानियाँ हैं वो उस बनारस, उस जीवंत बनारस की कहानी है जिसमें निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, महीन राजनीति चल रही है और बार बार वो पुलिस, थाना, प्रशासन और किस तरह उसका आम आदमी के जीवन में हस्तक्षेप है उसको रेखांकित करता है। लेकिन ये सब जो गुण हैं, इन गुणों से इतर जो इस किताब को जो चीज़ विशिष्ट बनाती है वो है काशिका, बनारस की देसी भाषा, जिसका इस किताब में लगातार उपयोग है और इतने प्रवाह के साथ उपयोग है कि आपको लगता है कि ये किताब हिंदी में है कि काशिका में है, बनारसी में है। तो जैसे वो केदार जी की कविता है कि आधा मंत्र में है, आधा, तो ये आधा हिंदी में है और आधा बनारसी में है। ये किताब उस तरह की है। इस किताब पर हम अब बातचीत की शुरुआत करते हैं इस रचनाकार से, कहानीकार से। इस किताब में आपने बनारस के जो लोकेल लिए हैं, बनारस के जो लोकेल लिए हैं वो कोर बनारस के होने की बजाय फ्रिंज के लोकेल्स हैं। वो कोई बढ़ता हुआ इलाका है
या कोई ऐसा है जो सीमांत का इलाका है, ये जो खास चुनाव है सायास चुनाव है, या ये आप स्वाभाविक रूप से उन्हीं चीज़ों की अनुभूतियाँ हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि ये जो है बनारस पिछले 30-40 साल में हमने मतलब इस तरीके से बदलते हुए पाया है कि वो बनारस जो हमने देखा था अब वो नहीं है, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे व्यवहार के स्तर पे हो। और बदलाव पक्के माहौल में उतना नहीं होता है। वहाँ जो 400 साल पहले जो दुकान थी, जो मिठाइयाँ बनती थी, जो उनका कल्चर था, जैसी साज सज्जा थी, वो वही की वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन हमेशा पार्ट्स में धीरे धीरे आता है। जैसे कोई शहर आप 20 साल बाद जाएँ तो नया इलाका बन जाता है, फिर लोग उसको भी मानते हैं कि ये वही शहर है, लेकिन वास्तव में वो शहर वैसा नहीं होता है। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब जैसे मुझे मेरे संयोगवश मेरे पिताजी पुलिस में थे, उनके हर 6 महीने साल भर में ट्रांसफ़र हो जाते थे। तो पूरे यूपी में मैंने पढ़ाई की है, 12वीं तक, मतलब मैंने 17 स्कूल बदले हैं, आगरा से लेके और गोरखपुर बलिया तक पे। हमें एक सौभाग्य कहे या ये मिला कि हर डायलेक्ट की, चाहे वो मैं ब्रज में भी कविताएं लिख लेता हूँ, भोजपुरी में भी लिख लेता हूँ, काशिका में भी लिखता हूँ, अवधी भी बोल लेता हूँ, हर तरफ मेरा काम चल जाता है। तो मैंने देखा कि बनारस के जो पांडित्य परंपरा है या शास्त्रीय परंपरा है, जिसकी वजह से बनारस की पहचान है, उस पर काफ़ी कुछ लिखा गया। लेकिन जब काशीनाथ सिंह का उपन्यास आया काशी का 80, तो मैंने ये महसूस किया कि एक मोहल्ले 80 को उन्होंने फोकस करके सारी बातें लिखी। बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं जो हिंदी बेल्ट में और जगहों पे उन प्रवृत्तियों की कमी है या उस तरह के सहज व्यवहार की कमी है। इसलिए मैंने अपने कलम से, और रही बात जैसे लिखने का एक तरीका होता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवेत रक्षते। तो मैं पेशेवर कोई लेखक नहीं था और फिर ठीक ठाक नौकरी में भी था, बट एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगा कि मैं भी कुछ लिखूं। शुरू में लिख के लोगों को भेजा, लोगों ने कहा नहीं बहुत वाहियात टाइप की कहानियाँ हैं, इधर उधर, वापस भी कर दिया। फिर कुछ मित्रों को दिया तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, कहानी में थोड़ा बहुत मसाला है। मुझे लगा कि मैं कोई पेशेवर लेखक नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन जो चीज़ें देखी हैं और जिनको महसूस किया है वैसा ही। और सबसे बड़ी चीज़ है सरलता, ना कोई फॉर्म कंटेंट ज़्यादा नहीं। प्रेमचंद की परंपरा का चूँकि मैं पाठक रहा, उसी हिसाब से बहुत सहज तरीके से अपनी बात रखी जाए। और बाकी किताब कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो तो लिखने वाला लिख देता है, पाठक उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, अच्छी बुरी तो बात की बात है। लेकिन मुझे खुशी है कि 5 साल लगातार हुए हैं और 5 साल में 5 संस्करण भी छपे, और अब तक मतलब मेरे हिसाब से 40,000 प्रतियाँ करीब इस किताब की जो है लोगों ने ख़रीदी हैं। कुछ समय बेस्ट सेलर भी रहा, और बाकी आप लोगों ने बुलाया है, कुछ सोच के ही बुलाया होगा। आपने इस हाँ, ये मैं कबीर से उधार लेके ज़रूर कहूँगा कि यह जिन जाने गीत रे यह निज ब्रह्म विचार केवल कह समझाइया आत्म साधन सार, कबीर कहते हैं। तो मैंने काशी का एक भाषा के क्षरण को देखा, बनारस के मूल्यों में क्षरण को देखा, और एक संधि काल जैसे कि जो चीज़ें बदल रही हैं उनके पर्टिकुलर मानक के बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर से उसके मनोविज्ञान को कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, बल्कि फूलचंद की स्कूटर कहानी में आप कहते हैं जब वो बार बार, अब देख कितनी महीन बात है कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी को पूरा मोहल्ला इस्तेमाल करता है और पूरे हक से इस्तेमाल करता है फूलचंद के स्कूटर को, और फूलचंद बार बार उस पर स्लिप लगाते हैं कि भाई इसे ना ले जाया जाए, कोई बता दे, एक फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो जो वाक्य निकल के आता है वो ये आता है कि ये फूलचंद जो है ये मोहल्ले को कॉलोनी बनाना चाहता है। ये जो प्रतिरोध है, बनारस तो पहले से एक शहर है, प्राचीन शहर है, इसके बावजूद ये जो प्रतिरोध है कि मोहल्ले को शहर बनाना चाहते हैं, मोहल्ले को कॉलोनी बनाना चाहता है, ये क्या, इस पे थोड़ा विचार। दरअसल 1990 के बाद बनारस का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, बहुत से लोग माइग्रेट करके वहाँ आए, और अचानक जो है कॉलोनीज़ बनने लगी। जो खेत थे जहाँ हम लोग टमाटर उगाते थे और गेंदे के फूल की खेती करते थे, वो सब नई नई कॉलोनियाँ अवैध बनने लगी। उसमें क्या है कि धीरे धीरे बहुत चीज़ें, जैसे क्राइम बढ़ गया, लोगों से आपस में जो है जो खुलापन था वो ख़त्म होने लगा। अब मैं बताऊं आपको कि जो मेरी उम्र के लोग होंगे, खास करके नए लोग ये नहीं महसूस करेंगे, टीवी जब आई थी 86-87 में, या जब फ़ोन आया था, तो आप याद करें कि किसी एक के घर फ़ोन होता था और पूरा मोहल्ला अपने फ़ोन नंबर दे देता था कि हमारे यहाँ फ़ोन कर लेना, वो बुलाते थे।
फ़ोन करके बुलाते थे, लोग आते थे, बैठते थे, चाय भी पीते थे। फिर फ़ोन जब उनका दोबारा आता था वो भी रात में आता था, क्योंकि उस समय दरें सस्ती होती थी। फ़ोन रिसीव करके फिर जाते थे और इसी बहाने मिलना जुलना हो जाता था। रामायण महाभारत आते थे, पूरा मोहल्ला जुट के एक आदमी के घर, जिनके यहाँ टीवी है वहाँ जुटा, बैठा और देखा, मिलना जुलना हो जाता था। लेकिन जब से ये कॉलोनी बनना शुरू हुआ तो अच्छा, लोग क्या था कि किसी की शादी में अगर कोई बाइक मिल गई है तो पूरा मोहल्ला उस पर हक समझता था। किसी को कहीं जाना है, भाई बाइक निकालो लेके चले। तो ये जो दूसरे के सामान पे कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हम उससे पूछेंगे, और पूछ लिया तो मतलब पूछने की ज़रूरत क्या है, वो तो आपका ही है। लोग जैसे शादी पड़ती थी तो दूसरों के घरों से, अब टेंट हाउस से कोई बर्तन तो नहीं लेता था, हर घर से चाकू इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटी थी, कम्युनिटी फीलिंग थी, वो गांव में थी, मोहल्ले में थी। और जैसे जैसे कॉलोनीज़ बन रही हैं वो गायब हो रही हैं। शादी लोग सड़क छेक के कर लेते तो कोई शिकायत नहीं करता था कि हमें आने वाली। अभी भी मैं कहता हूँ जैसे गाँव बनारस में भाई लोग बुलाते हैं तो मैं बोला सड़क छेक के शादी कर रहे हो या फार्म हाउस पे कर रहे हो? बोला नहीं फार्म हाउस। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रहा, सड़क छेको, शादी करो, आने जाने वाले इधर उधर से आए, तब पता चले कि हाँ आपके पूरे मोहल्ले की इन्वॉल्वमेंट उसमें है। क्योंकि जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी फिर वो कम्युनिटी फीलिंग नहीं आती है, भाईचारा नहीं होता है। लेकिन रोचक बात यह है इसी सिलसिले में कि भले ही बनारस मोहल्ला हो और आप उसे कॉलोनी नहीं बनने देना चाहते, लेकिन आवभगत कहानी में आप फिर मोहल्ले के बरक्स गांव को दिखाते हैं। मोहल्ले के आवभगत की सीमा क्या है, वहाँ की सोच क्या है, वहाँ के पैसे लेने की मानसिकता क्या है, वो एकदम फिक्स तरीके से आना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। लेकिन वहीं जब वो आवभगत के लिए गांव में पहुँचता है तो वो फराक दिली भी आप दिखाते हैं। ये अद्भुत बात है इस किताब की कि ना केवल मोहल्ले और कॉलोनी के भेद, बल्कि मोहल्ले और गांव के बीच जो भिन्नता है उसको भी ये किताब रेखांकित करती है। और ये फ़र्क आप जब महसूस करते हैं तो सिर्फ इसी स्तर पे नहीं करते कि गांव, मोहल्ले और कॉलोनी में फ़र्क है, प्रगतिशीलता के संदर्भ में भी विभिन्न स्तरों पर जाकर। तो मैं पहले प्रगतिशीलता वाली बात पे आऊँगा कि जब आप वो ट्रेन की कहानी आप करते हैं तो उस कहानी के बारे में आप थोड़ा उसकी प्रगतिशीलता का जो आपने छद्म खोला है वो प्रायः हिंदी कहानी में इस तरह से नहीं खुलता। प्रायः हम देखते हैं कि कहानियाँ नैरेटिव की शिकार हो जाती हैं, उनके पास पहले से विचार आ जाते हैं और उन विचारों में वो परत खुल नहीं पाती, जिसे आपने बड़े देसी तरीके से खोला है। उसके बारे में आप दो शब्द क्या? दरअसल कहानियाँ तो जैसे एक आप कल्पना के माध्यम से रचते हैं, बट कहीं कहीं उसमें आप बीती भी होती है, छोटी मोटी घटना। तो जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं, उल्टे बांस बरेली, मैं जब जेएनयू में था तो एक बार मैं बनारस आ रहा था, तो चाय पीने के लिए उतरा अमरोहा स्टेशन पे, एक फैमिली ने आके मेरा पूरा बर्थ कब्जा कर लिया। मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो बीच बीच में उनके बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे थे। मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उसने बोला शिवम, कुछ ऐसे बताया। तो उनकी मम्मी ने बोला कि तुम भी पूछो क्या नाम? तो मैंने कहा कुंदन। पूरा नाम? बस मैंने दिमाग लगाया कि पूरा नाम कुछ ऐसा बताते हैं कि जिससे ये लोग यहाँ से खाली कर दें। मैंने बोला नाम पूरा क्या बताया? कुंदन तो नाम पूरा ही है। दरअसल मैं बनारस जा रहा हूँ, वहाँ जो हरिश्चंद्र घाट है, हम लोग मुर्दा फूकने का काम करते हैं, मैं जात से डोम हूँ। ये सुनने के बाद कुछ देर में अगला स्टेशन गजरौला आते ही वो सीट पूरा खाली हो गई और मैं सो गया आराम से। फिर टीटी आया, वो कह रहा है भाई सबके उस समय पेपर टिकट होते थे, ये सब नहीं होते थे। वो कह रहा है कुंदन यादव कौन है? तो मैं उठा तो बोलिए आप तो डोम बता रहे थे, आप तो यादव हैं। हमने कहा नहीं, मुझे ये सीट खाली करानी थी और वैसे भी आपको अगर इतनी दिक्कत थी तो आप हेलीकॉप्टर खरीद लो, अपने घर से उड़ो। जब से ट्रेन आई तब से जाति विभाग रहा नहीं, तो आप बार बार पूरा नाम क्यों पूछ रहे हो? तो ये एक घटना घटी थी, उस पर मैंने वो कहानी रची। तो उसमें भी यही किया मैंने कि जब वो अपने को निची जाति का बता करके और सीट खाली कराता है, ये सच में एक डोम व्यक्ति जो है, जो लाशें जलाने का काम करता है, वो आके वहाँ बैठा और उसने बर्तन शेयर कर लिए। अब उसका जो है जो प्रगतिशीलता है उसकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है। तो उतरते समय वो बर्तन छोड़ के चुपचाप उतर जाता है अपनी टिफिन जब उसने खा लिया। तो उसमें मैंने बताया कि प्रगतिशील होना इतना आसान नहीं होता जितना हम दावा करते हैं बार बार, जब अपने ऊपर आती है। अब जैसे मैंने देखा कई लोगों को कि अंतर्जातीय विवाहों को लेके दूसरे की बात है तो हाँ नहीं होना चाहिए, अपने घर में आती है तब उनका जो सेक्रेमेंट है वो जागना शुरू करते हैं। मजबूती का नाम महात्मा गांधी में जिसका जी, ये दोहरापन जो है उसको लेने की कोशिश मैंने उस कहानी में की है। अच्छा, ये जो कहानी आप, इसका मतलब मान लिया जाए कि आपकी ये 90% कहानियाँ जो हैं वो आप बीती हैं और कल्पना कम है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब बल्कि उल्टा होगा। 10% जो है कहीं कहीं कोई ऐसी घटना घटी जिस पे मैंने कहा विस्तार दिया। बाकी चीज़ें तो आप
मैं बताऊं कि मैंने अपनी सर्विस का एक फ़ायदा ये था कि मैं पूरे भारत में मतलब वाइडली मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी जैसे कोई एलटीसी सरकार देती है ना कि आप घूम के आइए, तो कोई जगह मेरे लिए बची नहीं है जिस इलाके में मैं गया नहीं हूँ। और कहानियाँ बनती कैसे हैं, मैं जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अभी पिछला इलेक्शन जो बिहार का था 2020 में, तो मैं मुजफ्फरपुर में ऑब्जर्वर था। तो एक नेताजी, मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो अपने पूरे दल बल के साथ आ रहे थे प्रचार करते हुए। उनको ये वहाँ रोको भी, बिना परमिशन के प्रचार कैसे कर सकते हैं। तो वो उतरे, उतरने के बाद मैंने बोला भाई, पहले उतरते ही उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर सर को नमस्कार रहेगा। मैंने कहा कि आप इतना लंबा ये काफिला लेके घूम रहे हैं, कुछ आपको मतलब मर्यादा है कि नहीं इलेक्शन कमीशन की। अरे हजूर आप माई बाप हैं, आदेश किया जाए। मैंने कहा गाड़ियाँ आपके साथ चल रही हैं, क्यों चल रही हैं। तुरंत उन्होंने कहा कि हमारा साथे नहीं है सर वो। और उसको तुरंत बोल रहे हैं काहे ले पीछा कर रहा है, विरोधी पार्टी का सब पीछे लगा रहता है, भागो यहाँ से। लेकिन मुझे शक था कि ये साथ में है। तो मैंने उस लड़के को उतारा, हमको बताओ जल्दी, नहीं तो गाड़ियाँ तुम्हारी इम्पाउंड हो जाएंगी और जब तक इलेक्शन नहीं आएगा थाने में खरीदेंगे, बोलो। तो वो लड़का कभी मुझे देख रहा है, कभी उसको देख रहा है। तो हमने कहा बताओ क्यों पीछा कर रहे थे। तो उसने जो कहा कि सर गजब कर रहे हैं, सगे जीजा हैं और कह रहे हैं कि कौन है रे तुम। तो मैंने कहा ये तो कह रहा है सगे जीजा हैं। तो तुरंत उन्होंने बात पलटी, सर बिहार में पूरा इलकवे जीजा बोलता है, देखिए ना दरभंगा जाते हैं सब लड़का बगली झोर लेता है कि मौसा जी आ गए, मौसा जी आ गए। तो यहाँ ऐसा कल्चर है। तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। लेकिन इन्हीं चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से कहानियाँ बनती हैं। तो कहानियाँ बहुत चीज़ ऑब्जर्वेशन से बनी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आप केवल ब्रॉड लेवल पे जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसी को चिन्हित नहीं करते, बल्कि खास करके जो चरित्र के अंदर एक राजनीति आपकी कहानियों में बाहरी तौर पे चलती रहती है और एक अंदर भी चलती रहती है। जो ग्रुप बैठा है आपस में, दोस्तों का समूह है, जो मोहल्ला है, उसके अंदर ये जो महीन ऑब्जर्वेशन है आपका, इसे आप सिर्फ बनारस से देखेंगे या बाकी जगहों से सभी से देखेंगे, और ये व्यापक तौर पे मनुष्य के अंदर बैठ चुका है। आप जब ये कहानियाँ लिखते हैं उसे व्यंग में ले आते हैं, क्या आपको इन पे कोई आक्रोश में या गुस्से में या कोई नाराज़गी इन चीज़ों को लेकर नहीं होती? दरअसल इसमें बनारस का क्षेत्रीय बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैं आपको एक घटना बताऊं कि बनारस में जाम बहुत लगते हैं। मतलब यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर जाम लग जाएगा और कोई चीखता चिल्लाता नहीं है, सबको पता है कि जाम ऐसे ही चलेगा। तो एक बार मैंने देखा कि हम लोग गाड़ी से हैं, उसके आगे कुछ स्कूटर्स खड़े हैं, उस पर कोई है नहीं। तो मैंने कहा यार अगर ये गाड़ियाँ बढ़ेंगी आगे की तो ये कैसे जाएगा। तो बोला नहीं चिंता मत कीजिए, ये लोग अगर बगल पान वान खा रहे होंगे, जैसे ही जाम चलेगा फिर आ जाएंगे, फिर स्कूटर बढ़ा के फिर चले जाएंगे। तो उस शहर में इतना धैर्य है। केदारनाथ सिंह लिखा ना कि इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बसते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। और धीरे धीरे होना, यही जो धीमापन है वो उस लय से पूरे शहर को बांधे हुए है। किसी को कोई जल्दी नहीं है। कई बार ऐसी शादियाँ मैंने देखी हैं कि शादी में बारात आ गई और वो लड़की का पिता जो है वो गायब है। वो कहाँ है, किसी चाचा ने उसकी वो मतलब जो है द्वार पूजा कराई और उसको कोई शिकायत किसी को है नहीं। अब जैसे मैं देखता हूँ मुंबई दिल्ली शहरों में थोड़ी बहुत अगर टक्कर हो जाए तो रोड रेज हो जाता है, मारपीट हो जाती है। पहली बात तो बनारस में टक्कर होगा नहीं क्योंकि स्पीड इतनी होती नहीं है। लेकिन अगर कभी कहीं गलती से किसी ने किसी के उस पर पैर पे गाड़ी चढ़ा दी तो बड़े आराम कार जाने ले ले का यार, बस इतना। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके देखा मैंने कि इसमें जो है वो गति है नहीं, स्थिरता में। जैसे अभी एक डॉक्टर थे, हमारे मित्र थे, उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक अपना क्लिनिक खोला। तो कई लोग मोहल्ले वाले पूछते रहे कि यहाँ किस चीज़ का इलाज होता है। तो बताना पड़ा स्ट्रेस जिससे हो जाएगी। ये क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। और वो बेचारे उसको बंद करना पड़ा, लखनऊ शिफ्ट किया। मतलब बनारस में होके कहते हैं ना कभी कि साधो यह मुर्दों का गाँव और साधो यह उत्सव का गाँव। तो बनारस में हो कि आप स्ट्रेस की अगर बात कर रहे हैं तो या तो प्रॉब्लम आपके साथ है, आपकी दिक्कत है, उस शहर की दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर साहब ने बाकायदा वो लखनऊ में जाके खुला तो उनकी क्लिनिक चली। बनारस में स्ट्रेस किसी को है ही नहीं, किसी को जल्दी नहीं है। और ये इस मुद्दे पे मैं आपके एक कहानी का अंश पढ़ूंगा। टेलर मास्टर समय पर कपड़ा नहीं देता है, कोई औपचारिकता है नहीं उसके दिमाग में कि समय पर कपड़ा देना है। तो उसका रूटीन आप सुने कि दरअसल दफ्तरी के यहाँ किताबों की जल्दसाजी का काम होता है। ग्राहक तो आते नहीं हैं दिन भर, चच्चा नेमी भी हैं, 1 बजे दुकान खोलते हैं, 1 बजे दुकान खोलते हैं।
शाम को कैलाश चच्चा के साथ बाहरी अलंग जाकर साफा पानी करके भांग छानकर 7 बजे आते हैं। फिर 9:30 बजे तक दुकान बढ़ा के संकट मोचन दर्शन करते हुए विश्वनाथ की शयन आरती का दर्शन, उसके बाद काल भैरव जी की शयन आरती, फिर लौटते हुए पक्के महाल में कढ़ाई का दूध पिएंगे और चाची के लिए पाव भर रबड़ी मलाई का पुरवा लेंगे। उसके बाद चौक पे चंपत लाल की दुकान पे बैठ के पान घुलाएंगे। इधर उधर गलचौर के बाद कोयले वाली अंगीठी पे सिका ब्रेड मक्खन खाकर चाय पीते हुए ठठेरी बाजार मोड़ पे पान बंधवाएंगे। फिर 12:30-1 बजे के आसपास घर आकर भूख के हिसाब से खाना खाकर सो जाएंगे। 9-10 बजे उठेंगे, नहा धोकर पूजा पाठ खाना पीना करके आराम से 80 से पान खाते हुए 12:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं। ये बनारस में जो धैर्य है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, ये धैर्य वहाँ है। ये बिमल जी सामने बैठे हैं, इन्होंने भी महसूस किया होगा। हम लोग बचपन में जाते थे किसी दुकान पे दोपहर में कुछ खरीदने के लिए, और वो अगर लंच ले चुका है, बैठा है दुकानदार, तो सामान होने के बावजूद कदेगा नहीं हो भैया टूथपेस्ट चाहिए कोलगेट का, तो अगर बैठे बैठे उसकी हाथ की त्रिज्या अगर पा सकती है तो वो है, और नहीं है तो नहीं है। मैं कहा ना रखल हो, अच्छा हो, मतलब उसको लगता है क्यों है, ले लेता यार, तो ही आके ले ला, तो है दुकान हो, उठेगा नहीं। तो ये जो मतलब उसको कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने महसूस किया है, एक बार ऐसी सावन का महीना था, बड़ा अच्छा मतलब मौसम बारिश का, तो 2 परचून की दुकान वाले, अब ये बंद करेगा तो सारे ग्राहक उधर चले जाएंगे, तो वो उसको दर्शन दे रहा है कि का करबा कमा के इतना बढ़िया दिखत हुआ, मतलब बारिश का मौसम में चला, भरी अलग पकौड़ी खाई जाए रामनगर, तो वो उसको इंस्टिगेट कर रहा है। तो हम कहे तुम ही चले जाओ, कहे नहीं तो फिर हमारे ग्राहक उधर चल जाएंगे ना, तो हमारे ग्राहक उधर चले जाएंगे, तो उसको इंस्टिगेट करे तुम भी चलो, तो वो नहीं जा रहा है, तो उसको पूरे माया मोह समझा रहा है बैठ करके कि क्या करोगे, सब यही रह जाएगा, थोड़ा बाहर देखो, प्रकृति का मतलब गो टू, जैसे छायावाद में कहते हैं ना कि गो टू है नेचर, रिटर्न टू नेचर, तो वो उसको सब कुछ कह रहा है कि इसकी दुकान बंद करा के तब निकलूँ मैं, भले वो जाए ना जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एक तरीके से मिली हुई हैं ना आपसी मतलब पेल जोल में, और उसको भी बुरा नहीं लग रहा, वो भी जानता है कि हाँ वो जाएगा नहीं, लेकिन अब ये बार बार इंस्टिगेट करे तो वो भी दुकान गिरा दिया अपनी, दोनों चले गए, दोनों साथ नहीं गए बट अलग चले गए। लेकिन जी, तो इन चीज़ों से ये चीज़ें बहुत जगह मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब खास करके मैं यूपी में जब मतलब ग्रेजुएशन तक तो देख था ही मैं, कि ऐसी चीज़ें और जगह नहीं घटती हैं। लोग बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, यहाँ झगड़ा ऐसा नहीं कि नहीं होता, बड़े लोग मतलब ऐसा कि भाईचारे में चल रहे हैं, लेकिन ठहर के ज़िंदगी जीने का और उसमें संतुष्ट रहने का जो एक कल्चर है वो बाकी जगह पे है नहीं। मैं अभी कल पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब आएंगे, जब वो मेरे गाइड थे, तो मैं एक उनको लेके एक बुक सेल चौखंबा बुक स्टॉल पे गया, तो वो कुछ किताबें मांगी, तो वो बड़े बेबन से गए, वो ला के दिखा दे उनको, बोले ये रुचि नहीं ले रहा है। तो इतने मज़ेदार शहर की कहानियों में बार बार घूम फिर के पुलिस कैसे आती है? टेलर मास्टर की दुकान भी आप बताते हैं तो कहते हैं लंका थाने के पास में, ऐसा क्यों है? एक्चुअली मैं मतलब जैसे लोकगीत में मैं कजरी भी लिखता हूँ, तो कुछ जैसे मैंने कहा यार ज़िंदगी भर तुम लोग पिया मेहंदी लिया दम होती झील से जाके साइकिल से ना, या दुर्गा कब देबू दर्शन में अब तक चढ़ल सवनवा ना, ये सब गाते हो, तो मैं लिख के देता हूँ कुछ गाओ, लोग गाते भी हैं वहाँ लोकल बिरहा गजरी। तो मैंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया कि कोई भी अगर बिरहा आप उठा लें तो दरोगा जरूर उसमें होगा। भोजपुरी मूवीज़ का आप सीरियल देखें तो दरोगा के बगैर वो होता नहीं है। तो कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें वो पुलिस के बगैर संभव नहीं है वो चीज़ें, इसलिए मैंने पुलिस को लिया, क्योंकि आप आमतौर पे जो कहीं आप दुकान पे लोग बैठ के चर्चा करते हैं तो उसमें या तो पॉलिटिक्स होगी, जैसे अभी हमारे ये आदरणीय शुक्ला साहब ने कहा ना कि पॉलिटिक्स हर जगह हावी है, अगर पॉलिटिक्स आपके साहित्य में नहीं है तो साहित्य बहुत संकुचित रह जाता है। और थाना एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरह के लोग आते जाते हैं, किसी न किसी का कोई ना कोई उसमें कार्य व्यवहार उससे प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं कि सायास लाया गया है, हालांकि एक कोतवाल साहब की कहानी वो तो सायास है, लेकिन बाकी में अनायास ही आ जाता है कहीं न कहीं से। ये जो शीर्षक है गणासा गुरु की शपथ, तो ये शपथ कोई कानूनी शपथ नहीं है, ये शपथ ही इस बात की है कि कानून तोड़ा जाएगा यहाँ और उस कानून को तोड़वाने में प्रशासन योगदान देगा। ये जो बनारस के बारे में कहते हैं कि ये न पृथ्वी पे है न स्वर्ग पे, कहीं बीच में है,
तो ये जितने भी पात्र हैं, जितने भी चरित्र हैं, वो ग्रे एरिया में हैं। जी ना तो वो कानून के चौकटे में हैं, ना वो किसी आदर्श के चौकटे में हैं, वो हमेशा एक ग्रे एरिया में कवर। यही चरित्र आपको बार बार आकर्षित करते हैं। जी और गणाशा गुरु जैसे मोटी बुद्धि का आदमी, जिसको ये नहीं पता कि सांप कैसा है, उससे पहले अपनी अंगूठे काट लेता है, वो आदमी प्रशासन को घुमा लेता है अपने हिसाब से। तो ये बार बार ऐसे चरित्र आपको क्यों आकर्षित करते हैं? आप तो स्वयं प्रशासन में हैं। ये दरअसल ऐसे लोग पाए जाते हैं समाज में। ऐसे लोग जो है पाए जाते हैं कि कहीं भी कोई, जैसे सर बनारस में बहुत ज़्यादा, अब तो खैर एक डीएम आए तो उन्होंने तोड़ फोड़ की, मूर्ति इसलिए खरीदी जाती थी कि सरकारी ज़मीन कब्जा किया जाए। उसको तुरंत अपने घर के बाहर लगा दिए, मूर्ति लग गई। उसका देख वहाँ पे स्लाइडर बनाया कि स्कूटर उतारने के लिए, फिर सीढ़ियाँ बना दी, फिर आगे बढ़ गए। 20 फीट की गली को 8 फीट होते हमने देखा है किस तरीके से लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही प्रतीक लिए गए। अब जुआ जैसे पुलिस ने बंद करा दिया, तो डीएम और एसपी को बुला करके, और सांकेतिक स्कंद पुराण में वर्णित है, तो डीएम साहब माता पार्वती की सब खेलेंगे, एसपी साहब उधर से खेलेंगे, विधायक जी वहाँ हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ वोट रहेगा विधायक जी भी आएंगे। और वहाँ जुआ जब हो गया तो पुलिस की क्या औकात की बाद में छापा मारी। और होता भी है, जैसे जो लोग जुआ खिलाते हैं, मतलब हर जगह जैसे सट्टा वट्टा जो इसको कहते हैं, उनका ये सिस्टम है। उस सिस्टम से मैंने देखते हुए थोड़े से कुछ पात्र क्रिएट किए और उस पर वो कहानी रची। हुआ ये था, इसमें एक और चीज़ ये जोड़ दी कि मतलब मैं कहीं गया था, देखा कि एक आदमी बेहोश होकर आया है, तो उसको डॉक्टर ने इलाज किया। उसने अपनी उंगली उड़ा ली, क्योंकि जो चारा काट रहा था उसमें सांप था। उसने काटा तो डर के मारे उसने उंगली को ही काट के उड़ा दिया। ब्लड, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने के बाद जब वो बेहोश हो गया, लोग ले गए, तो डॉक्टर ने बताया है कि ये तो सांप में जहर ही नहीं होता, ये टेढ़ा पानी वाला सांप है। लेकिन उसने उंगली उड़ा ली। सांप का जो भय है, तो मैंने ये सोचा, और मैं बताऊं भारत में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ सांप से कोई नहीं डरता। एक बार विलेज विजिट में मैं गया था, डांग एक ज़िला है गुजरात में, तो हम लोग विलेज में जैसे इंदिरा आवास योजना और डिफरेंट योजनाओं का क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके लिए गए थे। तो सरपंच के साथ मीटिंग कर रहे थे, एक सांप आ गया खट से, तो हमारी तो हालत ख़राब, नानी मर गई बिल्कुल, तुरंत पैर ऊपर। तो एक बंदा जाकर उसको चप्पल से ठक ठक कर गया, जैसे हम लोग कुत्तों को भगाते हैं या बिल्लियों को भगाते हैं, वैसे सांप को भगाया और सांप चला गया उधर। तो फिर मैंने देखा कि सांप को लेकर जो डर हमारा है ना, वो फिल्मों ने क्रिएट किया है, इच्छाधारी, नागिन वागिन, ये सब हम लोग ज़्यादा डरते हैं। उसी डर से उसने उंगली उड़ा दी, डर के मारे, जबकि सांप में जहर नहीं था। तो एक प्रवृत्ति है, आप देखेंगे यूपी बिहार में, जैसे कोई लंबा है, लंबू गुरु हो जाएगा। बनारस में सारे गुरु ही होते हैं। कोई मूछ लंबा रखा है तो उसका मूछा गुरु हो गए, कोई नाट्य गुरु हो गए। तो इसीलिए मैंने उसका कैरेक्टर गणासा गुरु कर दिया, गणासे से उसने एक बार में उंगली उड़ा दी। वो अष्टभुजा शुक्ल जी ने शायद लिखा है कि बनारस में गुरु से शुरू करके और गाली पर ख़त्म करते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ जो गुरु जो है, अब गुरु से गुरुआ हो गए। कि एक बात है, गुरुआ बड़ा अच्छा बोला, तो गुरु को भी इज्जत दे, तो गुरुआ कह गए तेरे गुरुआ। एक बात है, गुरुआ ने तहलका मचा दिया। तो ये सब जो टोटल मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो बनारस के बाहर नहीं हैं, तो मैंने उनको अपने कहानी का विषय बनाया। और मुझे था कि भाई ये चीज़ें जो है, जैसे अभी जो चीज़ें छूट रही हैं, अभी मैंने एक कजरी लिखी थी कि खिड़की का पल्ला टूटा लो फोफर भैल केवाड़ी में, आके दूध पिए बम्बिलरा, शिखर पे लटकावाना, काहो कबले अईबा घरवा, सावन देख के आवाना। ये कजरी मैंने लिखी थी। वाह। तो मेरा खुद 10 साल छोटा भाई जो है, वो कह रहा है फोफर क्या चीज़ है। फोफर उसको नहीं पता। जैसे पानी में भीगते भीगते लकड़ी टेढ़ी हो जाए और जगह बन जाए, तो आदरणीय शुक्ल जी बताएंगे, फोफर मतलब गैप हो जाना। उसमें से वो मोटा जो बिल्ली है तो बम्बिलरा उसको बम्बिलरा, और शिखर क्या है उसको नहीं पता, क्योंकि हम मक्खन निकालते हैं मिक्सी में और रखते हैं फ्रिज में, ऊपर रखने के लटकाने का सिस्टम खत्म। तो ब्रज में छीको बोलते हैं, छीको, छीको पे टांग देते हैं। यहाँ पे शिखर बोलते हैं, जो मक्खन का पात्र होता था। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे दूध का काम होता था, अब मतलब हमारी कम्युनिटी में मेरे दादाजी भी दूध बेचते थे, दूध की दुकान थी हमारी, तो शिखर लगे होते थे, मतलब दूध, मलाई, मक्खन, ये सब हम लोग का कारोबार था। अब वो शिखर गायब हो गए हैं। तो मैंने कजरी में लिखा कि काहू कबले आई बघरवा, देख के सावन आवा ना, फागुन बाग दे भैंस बिसुक गई, बकरी छौना देले हो, और नईकी गैया भई मरकरी ओके आके दुहावा ना,
खिड़की का पल्ला टूटा लो फोफर भैल के बाड़ी में, आके दूध पिए बम्बिलरा, शिकार पे लटकावा ना, उस दूध को तुम लटका दो। और हमारे से 10 साल 20 साल जो छोटे लोग हैं उनको नहीं पता ये चीज़ें। तो मैंने जानबूझ के ऐसी चीज़ों का, ऐसी घटनाओं का, लोगों के बिहेवियर का एक दस्तावेजीकरण करने की भी कोशिश अपनी कहानी में की। और इस दस्तावेजीकरण में आप खुद कहीं नहीं बीच में आते। आप जो कहानियां हैं, खास करके जो इस समय बड़ी कहानियों, अच्छी कहानियों को छोड़ दें तो अधिकांश कहानियां ऐसी हैं हिंदी में जिनमें कहानीकार हावी रहता है। वो अपनी तरफ से नैरेटिव सेट करना चाहता है, वो चरित्रों के साथ, पात्रों के साथ, लोकेल के साथ एक में एक नहीं हो पाता। आप इन सारी कहानियों में अनुपस्थित हैं, आप अलग से कोई टिप्पणी नहीं करते। जो कुछ भी होता है वो चित्रों में घटित होता है, पात्रों चरित्रों के माध्यम से घटित होता है। ये इतनी बड़ी जो कला है, ये आपने कैसे अर्जित की? देखिए, वायु पुराण में लिखा है, मुंडे मुंडे मंत्र भिन्ना कुंडे कुंडे नवा पया, जातो जातो नवाचारो नवा माणी मुखे मुखे। अभी शुक्ला साहब सराफा को कोट कर रहे थे। मैं अभ्रंश का विद्यार्थी रहा हूँ, तो अभ्रंश में आता है कि रणोत्तम बाही गुरु कही रणोत्तम बिच्छई शीस, सहजा मिया रसु सहलु जगु कासु कही जई कीस। तो कई बार लेखक अगर किसी एजेंडे के तहत लिखे या सोचे कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, बाकी लोग जो है बहुत मीडियोकर हैं, तो वहीं पे वो लेखकपन उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो मैं मानता हूँ कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना कुंडे कुंडे न वापया, ये हर जो मुक्तिबोध कहते हैं ना कि हर एक वाणी में आत्मा धीरा है, प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। जो छात्र होंगे मुक्तिबोध को पढ़ते होंगे उन्हें अभी याद होगा ये। तो लेखक करता क्या है, देख के उसको आपने एक आर्ट फॉर्म क्रिएट किया, एक ऐसा आर्ट फॉर्म, चाहे पोएट्री हो चाहे गीत गज़ल कुछ भी हो, पढ़ने वाला उसी मानसिक दशा में लौट जाए। तो ये केवल सूचना नहीं है, उसके साथ साथ आपका रस निष्पत्ति हो, आप संवेदनशील बने। साहित्य इसीलिए लिखा जाता है। तो मैंने इसलिए उनको दस्तावेजीकरण के साथ साथ बीच में बिना वजह अपना कोई विचारधारा या अपनी मौजूदगी लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर आदमी समझदार है, हर आदमी अलग तरीके से सोचता है और हो सकता है मेरे से बेहतर सोचता हो। तो मैंने फैक्ट रखे, उसमें कुछ एक आप वक्रोक्ति कह लें, चाहे उसको नाटकीयता कह दें, भदेसपन कह दें, कुछ उसमें हमने वो भी लोकल मुहावरे यूज किए। तो जैसा जस का था वैसा किया। तो आलोचकों की तरफ से मगर एक सवाल है, और वो कि आप इन कहानियों को, आपने कहा कि इसमें कोई स्वाभाविक तरीके से आपने कहानियाँ लिखी हैं और कल्पना का इस्तेमाल करके, तो व्यंग की कहानियाँ तो बहुत मिलती हैं, हास्य की कहानियाँ कम मिलती हैं। आपकी कहानियाँ जो हैं वो व्यंग की कहानियाँ कम हैं, वो सिर्फ चित्रित करके पाठक पर छोड़ देती हैं कि वो क्या निर्णय ले, उस पर वो दुखी हो, निराश हो, नाराज हो, उम्मीदवार हो, क्या हो। आलोचकों की तरफ से अगर पूछा जाए तो इन कहानियों को आप किस कोटि में रखना चाहेंगे? ये हास्य की कहानियाँ हैं, व्यंग की कहानियाँ हैं, ये लोकप्रिय साहित्य है, मनोरंजक साहित्य है, या कोई शास्त्रीय कोटि है? किस तरह से आप इसे देखेंगे? देखिए, लिखना मेरा काम था, बाकी तय करना आलोचकों का काम है, और मेरे लिए हर दर्शक आलोचक है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मीरत, तो मतलब कहानी को वैसे वो देख सकता है, लेकिन आप मनोरंजक कह लें तब भी ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपका मनोरंजन होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसको लोकप्रिय कह दें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई नई आपको सूचना मिली, उससे वो भी अच्छी बात है। आप कुछ देर पढ़ के लगता है कि हाँ चीज़ें बदल रही हैं, संवेदनशील होते हैं, मे भी वो भी सफलता है। किसी भी तरीके से आपने पढ़ा और आपको कुछ काम की चीज़ लगी, कहते ना कि सारी को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो मैंने कोई ये योजना बनाकर या किसी प्रोजेक्ट के तहत ये कहानियाँ नहीं लिखी हैं। जो अपनी आंखों से देखा है, जो जिया है, केवल कहीं समझाइया आत्म साधन सार, और यह जिन जानो गीत रही यह निज ब्रह्म विचार। तो ब्रह्म का नहीं, मैंने अपने मोहल्ले का, अपने लोग का, अपने लोगों का, अपने मित्रों का, अपने शहर का विचार करते हुए जो मुझे दिखा कि कहीं ये मिल नहीं रहा है, उसको मैंने लिखने की कोशिश की कहानी के माध्यम से। अब इसमें कई बार लोग कहते हैं आप सीरियस नहीं हैं, बड़े खिलंदड़ अंदाज में, तो वो तो देखिए जो बनारस वाले हैं वो सीरियस नहीं रहते कभी भी। तो ये अब जैसे एक छोटी सी बताऊंगी, वहाँ मणिकर्णिका में लाशें आती हैं काफ़ी जलाने के लिए, तो वो एक शव यात्रा जा रही थी, पीछे से हॉर्न कोई दे रहा था, तो लोग उसने कहा कि इन्हों से जल्दी हो कहा तो के भैया, इनसे भी जल्दी जाना है तुम्हें। तो
तो जिस शहर का मिजाज ऐसा हो वहाँ अननेसेसरी तनाव या बहुत घुटन संतरास, हालांकि विडम्बनाएं उसमें भी हैं, हाँ। और उसको एक तरीके से सहजता से और सहजपन को ही लेकर के उस शहर की एक मतलब पहचान है। तो मैंने सोचा कहीं भी कोई वाक्य भी सरल हों और उसके साथ साथ बिना वजह का एक जो कई बार होता है ना कि आप शिल्पगत प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा उसको कठिन बनाने का, वो मैंने नहीं किया। और जो देखा वो लिखा, बस उसमें यह है कि थोड़ी सी कल्पना, थोड़ी सी कलात्मकता, कहने का ढंग। और कई लोगों ने, हमारे पाठकों ने कहा भी कि आप जो है काशिका का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है समझ में नहीं आता। मैं थोड़ी कोशिश करो, हम लोग भी तो समझते हैं चीज़ों को। ठीक बात। अगर आप जो है जैसे महिला आंचल पढ़ते समय ना बहुत सी चीज़ें उसमें पचटकिया लोट किसको समझ में आता है, लेकिन हरियाणा वाला पढ़ता है तो पचटकिया लोट मतलब नोट होगा। रौतहट की डांट में अंग्रेजी भेजा, भिकर भिकर भे भे, वो क्या लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ। इनकलाब जिंदाबाद। मैं बलिया में कुछ दिन के लिए तहसीलदार था, नौकरी लगी थी पीसीएस के थ्रू, तो वो इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं। मुझे किसी ने बताया, एक बिहारी मिश्र थे, उन्होंने बताया कि 1942 के आंदोलन में बलिया बागी स्वतंत्र हो गया था। आप लोगों को पता होगा, विद्यार्थियों को। चित्तू पांडे। तो उसमें क्या है, चित्तू पांडे जब नारा देते थे इनकलाब जिंदाबाद, तो म्यूजिक सिस्टम थे नहीं, तो बोले का कहताने हो, कहताने कि इनका लोगों के खिलाफ हमने के जिंदाबाद ही जा। तो लोगों में इतना जोश आया कि अंग्रेजों को मार के भगा दिया और यूनियन जैक हटा के अपना कांग्रेस एजेंडा फहरा दिया। तो 3-4 महीने तक वो लोग, मतलब उसमें चित्तू पांडे कलेक्टर थे, वो कोई डीएम, मतलब सब, मतलब अपनी सरकार समांतर बना दी। और भाषा के जोर पे इनकलाब जिंदाबाद में वो बात नहीं आती जितना इन खिलाफ जिंदाबाद, और वो बदेसपन से ही हुआ। तो भाषा जो है, जो जहाँ की है वैसी ही रहनी चाहिए। तो मैंने यही कोशिश की कि उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपने बताया भी कि वाइडली ट्रैवल्ड हैं आप, बाहर भी पढ़ाई की आपने, दिल्ली में पढ़ाई की, नौकरी विभिन्न प्रांतों में आप कर रहे हैं, ड्यूटियां अलग अलग जगहों पे लगती हैं, लेकिन लौट कर ये मन बनारस आ जाता है। सारी कहानियों में बनारस है, जिन कहानियों में बनारस नहीं है वहाँ बनारसीपन है। अब कह सकते हैं, वो तो मैं क्या, पहले से शास्त्र कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। मैं था शिकागो, मेरी डीन ने बोला कि यू कैरी ऑन, मेरे साथ कुछ लोग और भी कहते हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अभी सारे लोग वहाँ हैं, और मुझे लगता है 20-22 हज़ार डॉलर पर मंथ की सैलरी पे काम कर रहे हैं। बट एक तो 2004 में स्वदेश मूवी आ गई शाहरुख खान वाली, उसने कुछ ढकेला, कुछ भी मुझे भी लगा कि वाई शुड आई वर्क फॉर अमेरिकन, वाई शुड वर्क फॉर माई पीपल। तो इस वजह से यहाँ आया। तो मुझे तो देश, मतलब अभी खैर सौभाग्यवश भारतीय राजस्व सेवा में आने के बाद मुझे कोई कोना ऐसा नहीं लगता कि वो बनारस नहीं है, पूरा देश ही अपना लगता है। तो एक ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि हम ऐसी सर्विस में हैं कि हम भारतीय सेवा में हैं। तो अब उस तरीके से मैं बांट के नहीं देख पाता हूँ, मतलब लगता है कि हाँ कहीं भी जाते हैं तो लगता है अपने ही लोग हैं, सारे त्यौहार हमारे हैं, सब कुछ अपना है। अब महाराष्ट्र में जैसे मैं रहता हूँ तो हम लोग गणपति की स्थापना अपने घर में करते हैं, इधर तो नहीं मनाते थे। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे जैसे सब, तो इंटरनेट के ज़माने में पूरा विश्व ही ग्राम है, पूरा वर्ल्ड हथेली में है। या इसे ऐसे देखा जाए कि आप एक प्रवासी की स्मृति हैं सारी, इसमें प्रवास का कितना योगदान है? क्या आप बनारस में रह गए हो तो शायद बनारस इतना ना याद आता? हाँ, ये सही कह सकते हैं आप कि जब आप जहाँ नहीं होते हैं ना वो चीज़ें ज़्यादा, अब जैसे बनारस में होते हुए, या बल्कि मैं बताऊँ कि मेरे बहुत से लोग हैं बनारस में जो रहते हुए, वो घाट पे कभी बोटिंग नहीं किए हैं, पूरी ज़िंदगी गुजर गई। उनको लगता है जो बाहर आए हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। आगरा में मैं बचपन में 3-4 साल था, कभी ताजमहल देखने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे वो दिख रहा है वही तो है, क्या भीतर जाके देखना, तो कब्र होगी। कई बार एक शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होती, क्योंकि आप वहाँ रहते हैं। साहचर्य में कई बार लगता है आज नहीं कल कर लेंगे। अब जैसे मुंबई में 2 साल हो गए मुझे, लेकिन नरीमन पॉइंट पे शाम को लोग सनसेट देखते हैं, मैं अभी तक नहीं गया, लगता है कभी भी देख लूँगा। जब वहाँ से जाते हैं तो उसकी अहमियत ज़्यादा लगती है। ये अभी भी मैंने, मतलब छुट्टियाँ कम मिलती हैं तब भी मैंने कहा कि भाई कम से कम 3 महीने में एक बार बनारस चले जाऊँ, लोगों से मिल लूँ। और कई बार छुट्टी नहीं मिलती है तो किसी दादा बाबा की मृत्यु की झूठी खबर बनानी पड़ती है कि जी दादाजी गुजर गए हैं, नाना जी गुजर गए हैं। अब वो लोग गुजर गए, अब तीसरी छुट्टी कहाँ से मिले, तो पूछता हूँ कि किसी के यहाँ कोई मरा है तो उसका कार्ड भेजना, तो वो दिखा के छुट्टी ले लूँ इस बहाने से। लेकिन बनारस
के बगैर बात बनती नहीं है जी। नहीं अभी छपवाया नहीं, अब आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी करिया जाएगा। नहीं ठीक। और एक दादा या नाना जो गुजर चुके हैं, हम लोग पितृपक्ष में याद करते हैं, मैं छुट्टी के लिए याद करता हूँ, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है उनके लिए। तो रस की समाप्ति भले आपकी कहानियों में भी है, भोजन के रस की बात, और बनारस में रस की बात हो और भोजन की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। भोजन आपको बहुत प्रिय भी है। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो नए आज की तारीख में इतने सारे रील बनाने वाले फूड ब्लॉगर, उन्होंने बनारस को जिस तरह से बना रखा है, इसको देखते हुए और जो आपकी कहानियाँ हैं, जो सच्चाइयाँ हैं वहाँ की, जिस तरह की चीज़ें हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहें। जो रील बनाने में ब्लॉगर्स हैं ना, वो क्या है कि मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाऊंगा, उसी में सारे उत्तर मिल जाएंगे। कि बिना छुए मसी कागज पेंसिल आपन कबीर विवेक जगावा, और बिना पढ़े इतिहास मर्दवा प्रोफेसर विद्वान कहावा, एंटाइल पॉलिटिकल साइंस पढ़ के नेहरू के गरियावा, कोई रोके वाला ना हो चाहे जितना गाल बजावा, व्हाट्सअप फेसबुक संस्थान से करो पीएचडी डिलीट भैया, व्हाट्सअप फेसबुक संस्थान से करो पीएचडी डिलीट भैया, और इंटरनेट पे कुछ कह के भी गेहूँ ना हलकान भैल हो, जियो रजा डाटा आइले से जीवन बड़ी आसान भैल हो। समझे? आटा दाल के चिंता कैसन, 5 किलो जब मुफ्त मिलत हो, रोजगार का कौन ज़रूरत, यूट्यूबर मुस्कान खिलत हो, और का करबा तू दफ्तर जाके घरे बैठ के रील बनावा, जय श्री राम अल्लाह अकबर कमेंट बदे सबके भड़कावा, और जितना रील उतना ही लाइक उतने बड़ी कमाई भैया। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा ही है आसान भैल हो, जियो रजा डाटा आइले से जीवन बड़ी आसान भैल हो, और गैल जमाना मुजरा खातिर खेत हवेली तक दे आवे। पहले लोग जाते थे नाच देखने, हवेली बिक जाती थी, कि गैल जमाना मुजरा खातिर खेत हवेली तक दे आवे, और यहाँ एक से एक नचनिया अपना अपना हुनर दिखावें, और नाचे गावे अगर अलग ना आवे, नाचे गावे अगर ना आवे तब्बो कौनो दिक्कत नहीं, मूर्खन के गधा बनवावे वाली बुद्धि तो के चाहिए। अब आजकल रील आता है, ये देखिए इन्होंने फलां किया, क्या इनके लिए एक लाइक आप नहीं करेंगे, और वास्तव में वो लाइक जुटा रहा है। ये देखिए महिला विश्व टीम ने विश्व कप जीता, आप क्या लाइक नहीं करेंगे, और वो लाइक कर देंगे। आप क्या जय श्री राम नहीं लिखेंगे, आप ये नहीं करेंगे, अब वो लाइक बटोर के अपना यूट्यूब पे कमाई हो जाएगी। तो ये आवे जावे अगर ना, नाचे गावे अगर ना आवे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और गधों को गधा बनवाने वाली बुद्धि तोहके चाहिए। और लास्ट लाइन है उसकी कि जेके कौनो मिले नौकरी, जेके मिले ना कोई नौकरी, पत्रकार पर नोट कमावे। एक मोबाइल लिया जाके कि भाई क्या हो रहा है, वो क्या है, मैं पत्रकार हूँ स्वघोषित। 2-4 लोग मेरे पास है, मैंने कहा प्रेस सेट कब पास हुआ था, नहीं पता। हमके पहला प्रेस कब लगा, पहला पेपर कौन था, हिंदी का बताओ, चुप। हमके भाग जो नहीं उठा के पटक देंगे तुम्हें, किस तरीका है, तुम्हें पत्रकारिता का प नहीं मालूम है। तो जेके कौनो मिले ना नौकरी, पत्रकार पर नोट कमावे, मुफ्ती माल भिड़ावे खातिर आम नाश्ता खास बतावे। भैया कब से गुलप्पा लगा रहे हैं, ये कर रहे हो, ताकि 2-4 गोलगप्पे खिला देता है वो। और लास्ट में सुनिए कि ये जेके कौनो मिले ना नौकरी, पत्रकार पर नोट कमावे, मुफ्ती माल भिड़ावे खातिर आम नाश्ता खास बतावे, और इंटरनेट की बातचीत को कैसे यमराज ने जनी है, टिकटॉक मौज की गुड़ा कड़ित को चित्रगुप्त कैसे नचनी है। इंटरनेट पे धोखा दे के भला केहू बेईमान भैल हो, क्योंकि यमराज इंद्रदूत इसको पाप नहीं मानते हैं, आप बेवकूफ़ बनाते रहिए। तो इंटरनेट पे धोखा दे के भला केहू बेईमान भैल हो, जियो रजा डाटा आइले से जीवन बड़ा आसान भैल हो। तो जो हमारी पीढ़ी जो रील बना रही है, वो पढ़ती बिना व्हाट्सअप और फेसबुक से पढ़ लेती है कुछ भी, और कुछ भी बना के रील बना के जो प्रोजेक्ट कर रही है, और निहायत उसको पता होता कुछ है नहीं है। उनके बारे में कान्हपा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। अब मतलब शुक्ला साहब को मैं कहते हुए कहूँगा कि आगम बे पुराणे पंडी अमाण बहंती। अभ्रंश में कान्हपा ने बहुत सही बात कहता है ऐसे लोगों जो रील बनाने वाले आजकल विद्वान हो गए हैं कि आगम बे पुराणे पंडी अमाण बहंती, पक्क श्रीफल अली ज्यों बाहे री भमंती।
श्रीफल जो होता है ना, बेल पत्थर, तो भौरा उसको तो वो मारता है डंक, लेकिन वो भीतर तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन भौरे को लगता है कि मैंने रस चूस लिया है। तो जो रील बनाने वाले खास करके छात्र हैं, उनके लिए लास्ट एक लाइन कह के मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात कि गुरु वैसे अमी रसु धावण पियऊ जेहि बहु सतत मरुत्थलई तिसिये मरियई ते। गुरु मतलब आपके प्रोफेसर हुए या आपकी जो टीचर हैं, मतलब पुस्तकें भी गुरु हैं। तो गुरु वैसे अमी रसु, जो उनके उपदेश यानी उनके ज्ञान के अमृत रस है, धावण पियई जेहि, जो दौड़ के नहीं पिएगा, बहु सतत मरुत्थलई, जब शास्त्रार्थ रूपी मरुस्थल इकट्ठा हो जाएगा तो तिसिये मरियई ते ही, वो प्यासा ही मर जाएगा। मैं और सत्यार्थ दोनों आपके सामने बैठे हैं क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के कम से कम 4-5 साल तो लाइब्रेरी में पूरे 8 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात के गुजारे हैं। तब हमने IAS की परीक्षा पास की और लिखना पढ़ना जो भी हमारा जुड़ा, हम लोग विद्वान नहीं हैं लेकिन विद्यार्थी गंभीर हैं, ये तो हम दावा कर सकते हैं। विद्वान का दावा विद्वान कोई भी नहीं कह सकता मैं विद्वान हूँ, बट विद्यार्थी होने का दावा करते हैं कि हम विद्यार्थी बड़े गंभीर हैं। क्योंकि कई विद्वानों को हम लोगों ने जो है थोड़ा परेशान करके रखा हुआ था अपनी बातचीत से कई जगहों पे, तो लगा कि नहीं हमें भी थोड़ा बहुत आता है। तो जो भी हमने प्रयत्न किया, ये यत्न किया, वो लाइब्रेरीज़ में पुस्तकों के बीच में ही सीखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो हमसे उम्र में कम है, कि आप लोगों से आग्रह है विद्यार्थियों से कि जितना अधिक से अधिक हो सकें, किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। और मैं जबकि 12वीं फेल में हूँ, मतलब मुझे 1 साल फेल होना पड़ा, मैं इतना अच्छा विद्यार्थी नहीं था, बट किताबों की संगत ने मुझे दुनिया में अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रखी, ये सब किताबों को ही श्रेय जाता है। इसी बात के साथ मैं आयोजकों को और हमारे जो है वैभव जी को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मेरी पुस्तक को इस लायक समझा और यहाँ चर्चा के लिए बुलाया मुंबई से। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद छाप साहित्य कला मंच, वैभव जी और शमा मैम और बाकी सभी लोग। और अगर आपको बनारस को उस बनावटीपन से बाहर आकर देखना है, रील्स की दुनिया से बाहर आकर देखना है, उसके बहुत ऐश्वर्य और तथाकथित जो उसमें स्वर्ग और दुनिया भर की चीज़ें हैं उससे बाहर आकर देखना है, तो इन कहानियों से आपको एक बार ज़रूर गुजरना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आभार।